नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के द्वादशः पाठ मरु सौंदर्यम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों को हल किया है। आज के कक्षा में हम इस पाठ के व्याकरण प्रश्न जो हमारी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है उनको हल करेंगे, उनको समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं और हम उनको समझते हैं, जानते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर उसे स्मरण करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, व्याकरण प्रश्न उसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रश्न है संधि विच्छेदम संधिम वा कुर्वन्तु। संधि विच्छेद अथवा संधि करो। अब विद्यार्थियों, हमारे प्रश्न के अंतर्गत दो प्रकार के पद दिए हुए होंगे। प्रथम संधि विच्छेद अथवा संधि युक्त पद। तो विद्यार्थियों, संधि विच्छेद किए हुए पद हैं उन्हें हमें संधि युक्त करना है, और जो संधि युक्त पद है उन्हें हमें संधि विच्छेद करना है। देखिए विद्यार्थियों, प्रशंसितो अयम, यह हमारे पास में पद है, संधि युक्त है, हमें इसे क्या करना है, हमें इसे विच्छेदित करना है संधि से युक्त करके। तो क्या करेंगे हम, संधि विच्छेद। यहां पर विद्यार्थियों विच्छेद किया हुआ है शुष्कः धन अपि, इसे हमें संधि युक्त करना है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, तत् धन नर्तनम तास्तः क्वान्यत्र कस्य धन अपि समये धन अपि यन्न चरक धन ईश्वरः गतयश्च। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारे सम्मुख पद हैं। उन पदों को हमें या तो संधि युक्त करना है या संधि विच्छेद करना है। चलिए विद्यार्थियों, एक एक पद को लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में क्या पद है विद्यार्थियों, प्रशंसितो अयम। इसे हम यहां से विच्छेदित करते हैं, प्रशंसितः धन अयम। यह हमारे संधि विच्छेद किया हुआ पद है और यह संधि युक्त पद है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने किस प्रकार से विच्छेदित किया, यहाँ पर कौन सी संधि है वह भी हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों विसर्ग है प्रशंसितः अयम। तो हमारे सम्मुख हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर परिस्थिति आती है यह, और ऐसी परिस्थिति का हमने बार बार अध्ययन किया है विद्यार्थियों। यहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग के स्थान पर जो है उसके र और र के पश्चात क्या होता है विद्यार्थियों, उ के साथ ए मिलने पर वहां पर गुण होता है, और गुण होने के उपरांत विद्यार्थियों वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर क्या हुआ, विसर्ग संधि उत्वम पूर्व रूपम च। देखिए विद्यार्थियों, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हम इसे एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों, र। र के बाद में क्या होता है विद्यार्थियों, उ। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर होता है विद्यार्थियों गुण। गुण क्या होगा, ओ। तो क्या पद बनेगा, प्रशंसितो। उसके पश्चात है विद्यार्थियों आगे अ। ए का विद्यार्थी यहाँ पर होगा पूर्व रूप और अवग्रह चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण पद हमारे पास बनकर के आता है प्रशंसितो अयम, और उसे अगर हम विच्छेदित करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, प्रशंसितः अयम। अगला पद लेते हैं विद्यार्थियों, उसी प्रकार से शुष्कः धन अपि। अब यहाँ पर संधि विच्छेद किया हुआ है, हमें संधि युक्त करना है। अब यहाँ पर भी विद्यार्थियों वही परिस्थिति है, विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ और ए दोनों का गुण होगा, और उसके प्रांत जो आगे अ है, रस्व है, उसका क्या होगा विद्यार्थियों, पूर्व रूप होगा और अवग्रह का चिन्ह लगेगा। तो हमारा जो पद है वह क्या बनेगा, शुष्कोपि विसर्ग संधि उत्वम पूर्व रूपम च तत्नर्तनम। अब यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर है अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक संधि के अंतर्गत क्या होता है विद्यार्थियों, यह जो त है उस त का जिस वर्ग का यह है उस वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर आदेश होगा। अब विद्यार्थियों त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, त थ द ध न। तो यहाँ पर त के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, न, और संपूर्ण पद क्या हो जाएगा, तन्नर्तनम। इस प्रकार से, और यहाँ पर संधि कौन सी है, संधि है अनुनासिक संधि तास्तः। अब विद्यार्थियों संधि युक्त पद है, हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो देखिए ताहा धन ताहा, क्योंकि हमने ये जो स है उस स के स्थान पर क्या किया है विद्यार्थियों, विसर्ग किया है। इस प्रकार से हमारा जो संधि विच्छेद क्या होगा, ताहा ताहा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों क्वान्यत्र, इसे विच्छेदित किस प्रकार से करेंगे, क्वा धन अन्यत्र।
अब यहाँ पर विद्यार्थियों आ है, हमने यहाँ पर अ और अ कर दिया है, तो यहाँ पर संधि कौन सी की हमने यहाँ पर संधि की है विद्यार्थियों हमने श्रवण दीर्घ संधि। उसी प्रकार से आगे का पद लेते हैं विद्यार्थियों, कश्य धन अपि। अब यहाँ पर भी वही है विद्यार्थियों, विच्छेदित किया हुआ है, अब हमें संधि युक्त करना है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अंत में क्या है विद्यार्थियों, अ है, स्पष्ट रूप से लिखते हैं इसको, अ है, उसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों, अ है, ए और ए मिलकर क्या होता है, आ होता है, तो हमारा पद क्या बनेगा, कश्यापि। संधि कौन सी होगी, सवर्ण दीर्घ संधि। उसी प्रकार से आगे शमये धन अपि। ऐसी परिस्थिति का अध्ययन हमने विद्यार्थियों कहां पर कर रहे थे, हम जो विसर्ग संधि है उसके अंतर्गत कर रहे थे। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर पद के अंत में क्या है, ए, उसके आगे क्या है विद्यार्थियों, ह्रस्व अ। ऐसी परिस्थिति में होती है विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि और अवग्रह का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर शमये अपि। अवग्रह का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर जो ये अ है उसके बोध के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। चलिए विद्यार्थियों, यन्नः, अब यन्नः यहाँ पर विद्यार्थी विच्छेद करेंगे यत धन न, क्योंकि हमने देखा है कि जो न है वह हमने किस प्रकार से किया था, जो त है उसका पंचम वर्ण करके हमने यहाँ पर यन्नः किया, और अगर हम इसको विच्छेदित करते हैं तो विच्छेदित करने के उपरांत हम क्या बनाएंगे, यत धन न, और संधि कौन सी होगी, अनुनासिक संधि। चरक धन ईश्वरः, पद क्या बनेगा विद्यार्थियों, चरकेश्वरः। अब यहां पर विद्यार्थियों जो अ है उस अ के बाद में क्या है, ई है। ऐसी परिस्थिति में होती है विद्यार्थियों गुण संधि, और गुण के अंदर अ और ई मिलकर क्या होगा विद्यार्थियों, ए होगा। तो हमारा पद क्या बनेगा, चरकेश्वरः। गतयश्च, गतयः च। इस प्रकार से हम इसको विच्छेदित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स है वह किसके कारण हुआ है, विसर्ग के कारण, और जो विच्छेदित करेंगे तो वह विसर्ग वहां पर लिखा जाएगा। तो गतयः च, संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस प्रश्न को हल किया है। चलिए विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु। अधोलिखित पदों के प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करो। यहां पर प्रकृति और प्रत्यय का हमें यहां पर विभाग करना है। देखिए उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि विशिष्ट है एक पद है, उस पद के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार से हमें यहां पर विच्छेदित करना है। उदाहरण के तौर पर जो इन्होंने बताया है विद्यार्थियों, विशिष्ट है के अंतर्गत क्या है, वी उपसर्ग है, धातु कौन सी है, सिस धातु है, और प्रत्यय कौन सा है विद्यार्थियों, वहां पर त प्रत्यय है या इक्त। इसका उच्चारण इसी प्रकार से करते हैं, त अथवा इक्त, तो त प्रत्यय वहां पर है। अब हम विद्यार्थियों आगे के जो पद हैं उन्हें अध्ययन करते हैं, और जो उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण के अनुसार उन्हें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करते हैं। देखिए, प्रशंसितः, दृष्टः, सुदृश्यम, नर्तनम, समुत्प्लुतिः, स्फुरन्ति, गतिः, विहाय, प्रसन्नम, मनीषिता। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर पद दिए हुए हैं। अब इन पदों को हमें प्रकृति और प्रत्यय के रूप में अलग अलग करना है। देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण में दिया हुआ था विशिष्ट है, वी उपसर्ग है, सिस धातु है और त प्रत्यय है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों प्रशंसित है के अंतर्गत प्र उपसर्ग है और शंस धातु है और त प्रत्यय है। दृष्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों दृश्य धातु है और त प्रत्यय है, यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। सुदृश्यम के अंतर्गत सु उपसर्ग है, दृश्य धातु है और यत प्रत्यय है। नर्तनम में नृत्य धातु है और ल्युट प्रत्यय है। समुत्प्लुति ही, यहाँ पर विद्यार्थियों सम और उद दो उपसर्ग है, सम और उद। प्लुत यहाँ पर धातु है और तीन प्रत्यय है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों स्फुरंती, स्फुरत धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। गति के अंदर गम है और तीन प्रत्यय है। विहाय उपसर्ग है, हा है और उसके पश्चात है विद्यार्थियों ल्यप प्रत्यय। प्रसन्नम के अंतर्गत प्र उपसर्ग है, सद है और उसके उपरांत त प्रत्यय है। मनीषिता, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों मनीषी और उसके उपरांत है विद्यार्थियों तल प्रत्यय। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो पद थे, पदों के हमने प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग किया है। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखितेषु पदेषु समासः करणीयः। निम्नलिखित पदों का समास कीजिए, इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमें जो समास विग्रह है वह दिया हुआ है और हमें समास युक्त करके वहां पर लिखना है।
अब विद्यार्थियों, समास युक्त करने के लिए हमें यहाँ पर जो समास के अंतर्गत जो विभक्ति है उस विभक्ति का लोप करना है और आगे यथास्थान लिखना है। देखिए किस प्रकार से, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा शरीरस्य विज्ञानम। अब विद्यार्थी यहाँ पर जो विभक्ति है श, उसका हमने लोप कर दिया, दोनों पदों को एक साथ किया, शरीर विज्ञानम, और वहां पर लिख दिया है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समास युक्त करके पद लिखना है। देखिए, सुमेरो श्रृंगः मयूराणाम नर्तनम विद्यया समृद्धः सेकतस्य वप्रः। उसी प्रकार से विद्यार्थियों अब हम इनके उत्तर प्रदान करते हैं। देखिए हमने इसको समझा, शरीरस्य विज्ञानम, श को हमने हटाया, पूरे पद को एक साथ किया, क्या लिखा, शरीर विज्ञानम। उसी प्रकार से विद्यार्थियों सुमेरो श्रृंगः, मूल पद क्या होगा, सुमेरु, और उसके पश्चात क्या लिखेंगे, श्रृंगा, तो क्या पद बनेगा, सुमेरु श्रृंगा। मयूराणाम नर्तनम। अब विद्यार्थियों मयूराणाम के अंतर्गत मूल पद क्या है, मयूर, तो मयूर लिख के नर्तनम, मयूर नर्तनम विद्यया समृद्ध है। अब विद्या के अंतर्गत मूल पद क्या है विद्यार्थियों, विद्या, तो क्या लिखेंगे, विद्या समृद्ध। शेकतस्य वप्रः, श हटा देंगे तो क्या बनेगा, शेकत वप्रः। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो समास विग्रह किया हुआ था उसको हमने समास युक्त करके यहाँ पर लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुर्वन्तु। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अधोलिखित समस्त पदों के विग्रह करो। पहले तो हमने जो विग्रह थे उनको समास युक्त करके लिखा था। अब यहाँ पर विद्यार्थियों समस्त पदानाम, समस्त पद है, समास से युक्त पद है। समस्त पद से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, समास से युक्त पद। तो समास युक्त पद है, उन पदों के हमें क्या करने हैं, विग्रह करने हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जिस प्रकार पूर्व प्रश्न में हमने विभक्ति को हटाया था, अब यहाँ पर हमें विभक्ति को लगाना है। चलिए पदों का अध्ययन करते हैं, उसके पश्चात एक एक पद को लेते हैं और उसका उत्तर प्रदान करते हैं। कृष्ण शिलासु स्नेहाद्रः मधुर विरावः क्रमेलक गति विद्या समृद्ध और चंचल चंद्रिका। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ हमारे समस्त पद हैं। चलिए एक एक पद को लेते हैं और उसका जो विग्रह है वह प्रदान करते हैं। कृष्ण शिलासु, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, कृष्णासु शिलासु। इस प्रकार से हम इसका विग्रह प्रदान करेंगे। स्नेहाद्रः स्नेहेन आद्रः। इस प्रकार से मधुर विरावः मधुरः विरावः। क्रमेलक गति क्रमेलकस्य गतिः। विद्या समृद्धः विद्यया समृद्धः। चंचल चंद्रिका चंचला चंद्रिका। इस प्रकार से जो समस्त पद थे उन समस्त पदों का हमने यहाँ पर विग्रह किया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाच्य परिवर्तनम कर्तृवाच्याद कर्मवाच्यम कर्मवाच्याद वा कर्तृवाच्यम कुर्वन्तु। वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में करो। अब विद्यार्थियों हमारे सम्मुख यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। सर्वप्रथम हमें वाक्य को इस प्रकार से समझना है कि यह वाक्य कर्तृवाच्य का है अथवा कर्मवाच्य का है। कर्तृवाच्य का है तो हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य का है तो हमें कर्तृवाच्य के अंतर्गत परिवर्तन करना है। चलिए विद्यार्थियों यह उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम हम सामान्य तौर पर जो वाक्य दिए हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसके पश्चात समझने का प्रयास करते हैं कि कर्तृवाच्य को किस प्रकार से कर्मवाच्य में बदला जाता है और कर्मवाच्य को किस प्रकार से कर्तृवाच्य के अंतर्गत परिवर्तन किया जाता है। देखिए अयम चरकेण प्रशंसितः। अब यहाँ पर विद्यार्थियों यह जो दिया हुआ पद वाक्य है यह वाक्य है कर्मवाच्य के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों चरकेण यहाँ पर इसको हम प्रथमा के अंदर लाएंगे चरकः। इस प्रकार से विद्यार्थियों अयम को हम लाएंगे द्वितीय के अंतर्गत इमम और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रशंसितवान। अब विद्यार्थियों यहाँ पर कर्मवाच्य के अंतर्गत जो क्रिया दी हुई है वह प्रत्यांत है और यहाँ पर हमने लिखा है विद्यार्थियों तवतु प्रत्यांत। इस प्रकार से विद्यार्थियों इनका परिवर्तन किया गया है। देखिए द्वितीय येन मरुहु न दृष्टः स किम अपश्यत। उसी प्रकार से तित्तरै मधुरः विरावः क्रियते देवाः प्रसन्नाः भवन्ति। इस प्रकार से ये हमारे वाक्य हैं। चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के अंतर्गत परिवर्तन किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों वाच्य परिवर्तन सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों हमारे सम्मुख है। अब किस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है, सर्वप्रथम कर्तृवाच्य के अंतर्गत। तो विद्यार्थी जो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है उसके अंतर्गत कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति,
कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति और जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार चलता है। देखिए किस प्रकार से हमने कहा, कर्ता के अंदर प्रथम विभक्ति तो छात्र है, कर्म में द्वितीय ग्रंथम और जो क्रिया है वह है इसके अनुसार चलेगी पठति। तो छात्र है पठति। अगर जो कर्ता है वह यदि अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता यदि अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, यदि अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। इस कारण यहां पर कहा गया है कि कर्ता के अनुसार। यदि यहां पर हम करेंगे कि छात्रौ ग्रंथम पठ, तो क्या छात्रौ अगर हम करते हैं तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, छात्रौ ग्रंथम पठतः, इस प्रकार से वहां पर परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से छात्राः तो यहां पर क्या हो जाएगा पठन्ति, इस प्रकार से यहां पर परिवर्तन होता रहेगा। अब विद्यार्थियों हम बात करें कर्मवाच्य की, इसको सही कर लेते हैं, कर्मवाच्य। अब इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम देखते हैं कि कर्ता के अंदर क्या होता है तृतीय विभक्ति छात्रेण, उसके पश्चात उन्होंने कहा कि कर्म में क्या होगी प्रथमा विभक्ति ग्रंथः। अब कहा कि क्रिया, तो क्रिया उन्होंने कहा कि कर्म के अनुसार होगी और आत्मनेपदी होगी। ठीक है, कर्म के अनुसार, कर्म यहाँ पर ग्रंथ है तो यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों पठ्यते, किसमें आत्मनेपदी के अंतर्गत है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर यदि अगर द्विवचन होगा तो क्रिया में द्विवचन, यहाँ पर बहुवचन होगा तो क्रिया में बहुवचन। इस प्रकार से ये एक सामान्य परिवर्तन हमने यहाँ पर देखा है। अब विद्यार्थियों बात आती है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंतर्गत। तो हमारा वाक्य क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा वाक्य है कि छात्रः ग्रंथम पठति। इस वाक्य को हमें किसके अंतर्गत बदलना है, हमें बदलना है विद्यार्थियों यहाँ पर कर्मवाच्य के अंतर्गत। तो देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यह जो कर्ता है उस कर्ता को हम तृतीय विभक्ति के अंदर लिखेंगे। देखिए कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य के अंतर्गत बदल रहे हैं, क्या लिखेंगे, छात्र को छात्रेण तृतीय के अंतर्गत। अब ग्रंथम यहाँ पर द्वितीय है तो हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्रथमा, और यहाँ पर जो पठति लिखा हुआ है उसको हम परिवर्तित करते हुए ले जाएंगे विद्यार्थियों आत्मनेपदी के अंतर्गत, लेकिन किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, पठ्यते। इस प्रकार से हम सामान्य तौर पर यह जान सकते हैं। अब विद्यार्थियों हमने क्या सीखा है, कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथम विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार लेकिन आत्मनेपदी। चलिए विद्यार्थियों जो हमारे पाठ्य पुस्तक के उदाहरण है उन्हें लेते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अयम चरकेण प्रशंसितः प्रत्यंत है। अब विद्यार्थियों चरकेण का हम क्या करेंगे, प्रथमा क्या बनेगा चरकः, अयम का क्या लेंगे विद्यार्थियों द्वितीय, तो इमम। अब जो क्रिया है वह किसके अनुसार विद्यार्थियों, वह है कर्ता के अनुसार, क्योंकि यह है विद्यार्थियों कर्मवाच्य के अंतर्गत, और हम किसके अंदर बदल रहे हैं विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य के अंतर्गत। तो अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत जब हम परिवर्तन करेंगे तो कर्ता में प्रथमा हमने, कर्म में द्वितीय, और जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार यहाँ पर कर दी है। अब विद्यार्थियों आगे के जो उदाहरण उनकी ओर बढ़ते हैं। ये न मरुः न दृष्टः। अब यहाँ पर विद्यार्थियों यह भी कर्मवाच्य का वाक्य है, इसे हमें किसके अंदर परिवर्तन करना है, हमें यहाँ पर इसको परिवर्तित करना है कर्तृवाच्य के अंतर्गत। देखिए येन को हम किस में रखेंगे विद्यार्थियों, प्रथमा के अंतर्गत, मरुः यहाँ पर प्रथमा है इसको क्या करेंगे हम द्वितीय, और यहाँ पर दृष्टवान, दृष्ट है प्रत्यांत है तो उसको हम करेंगे तवतु प्रत्यांत दृष्टवान। अब यहाँ पर हम अपश्यत भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों यह जो हमारा वाक्य है अब यह किसके अंतर्गत है, कर्तृवाच्य के अंतर्गत, और कर्तृवाच्य के अंतर्गत हमें आत्मनेपद लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं अपश्यत। अब देखिए विद्यार्थियों आगे का उदाहरण स। अब यह किसके अंतर्गत है विद्यार्थियों, यह वाक्य है कर्तृवाच्य, इसे हमें किस में परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में क्या करते हैं विद्यार्थी, सर्वप्रथम जो कर्ता है उसके अंदर तृतीय विभक्ति, तो श का तृतीय विभक्ति क्या होगा, श तौ ते तम तौ तान तेन, तो हमने क्या लिखा स के स्थान पर तेन। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर तेन लिखने के बाद में यहाँ पर द्वितीय है, इसके अंदर क्या करेंगे प्रथमा, उसके पश्चात जो क्रिया है विद्यार्थियों वह किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, तो किम दृष्टम प्रत्यय है उसका प्रयोग करते हुए वहां पर हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए विद्यार्थियों आगे के वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तित्तिरै मधुरः विरावः क्रियते तित्तिरै। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कर्मवाच्य का वाक्य है, लेकिन कर्ता के अंदर विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति है, लेकिन तृतीय विभक्ति के अंतर्गत यहाँ पर बहुवचन है। तो अब हमारा जो कर्ता हम लेके आएंगे वह प्रथम विभक्ति बहुवचन तित्तिराः।
मधुरम विरावह। अब हमने कहा कि जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार होगी कर्तृवाच्य में, तो वहां पर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में कुर्वन्ति। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको किया है। आगे देखते हैं, देवाः प्रसन्नाः भवन्ति। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता किस में होता है विद्यार्थियों? प्रथमा विभक्ति में, और कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति में। तो प्रथमा का हम किस में लेके जाएंगे? तृतीया में। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि देवाः बहुवचन का है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तृतीया बहुवचन देवई। उसी प्रकार से प्रसन्नाः और आत्मनेपदी का प्रयोग करते हुए भूयन्ते हमने यहाँ पर लिखा है। अभी विद्यार्थी यहाँ पर प्रसन्नाः बहुवचन का है, इस कारण जो क्रिया है वह भी कर्मवाच्य के अंतर्गत किस में आई है? बहुवचन में। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के अंतर्गत परिवर्तन को सीखा है। अब विद्यार्थियों हम नए विषय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।